नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसे हफ्ते का बेस्ट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। आज हम आपको भारत की दलाई लामा वाली डिप्लोमेसी के बारे में बताएंगे। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश की थी और इसके 67 वर्षों के बाद तिब्बत को लेकर भारत और चीन के बीच का पुराना तनाव एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। तिब्बत के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु और धार्मिक नेता दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश के 9 दिन के दौरे पर है और दलाई लामा के इस दौरे से चीन बेचैन हो गया है। चीन ने भारत को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं और इनमें से एक धमकी ये है कि अगर भारत चीन के खिलाफ दलाई लामा का इस्तेमाल करेगा तो चीन कश्मीर में दखल देने पर भी विचार कर सकता है। चीन इस बात से भी परेशान है कि भारत ने दलाई लामा का स्वागत करने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को क्यों भेजा। ये एक ऐसी खबर है जिसके बारे में आज आप सबको विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम आपको छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में लेकर चलेंगे। हमारे देश का एक बड़ा इलाका नक्सलवादियों के कब्जे में है और नक्सलियों को विकास कार्यों और सड़कों से बड़ी नफरत है। सरकार नक्सलियों का प्रभाव खत्म करने के लिए दंतेवाड़ा से जगरगुंडा तक एक सड़क बना रही है। इस सड़क की लंबाई 80 किलोमीटर है। इसमें से 66 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, लेकिन नक्सलियों के हमले की वजह से 14 किलोमीटर की सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। हमने इस खतरनाक इलाके में जाकर आपके लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग की है ताकि आप खुद ये देख सकें कि कैसे नक्सलवादियों की पूरी सेना एक सड़क के पीछे पड़ी हुई है और कौन सी खतरनाक परिस्थितियों में नक्सलियों को कुचलने वाली सड़क का निर्माण इस समय किया जा रहा है। इस डीएनए टेस्ट में ऐसी तस्वीरें होंगी जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी। और आज हम प्यार और नफरत का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। सुनने में प्यार और नफरत विरोधी शब्द लगते हैं, लेकिन सच ये है कि कई बार प्यार ही नफरत की बुनियाद बन जाता है। आप इसे प्यार का विरोधाभास भी कह सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि भारत में प्यार की वजह से होने वाली मौतों की संख्या आतंकवाद से होने वाली मौतों से ज्यादा है। ये एनसीआरबी के आंकड़ों से निकला एक ऐसा तथ्य है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज हम इसके आधार पर एक दिलचस्प विश्लेषण करेंगे। यहाँ बहुत से लोग ये कहेंगे कि प्यार और आतंकवाद से होने वाली मौतों की तुलना नहीं की जा सकती। इस पर हमारी सोच ये है कि प्यार से हुई मौतें एक तरह से लोगों का व्यक्तिगत नुकसान है, जबकि आतंकवाद से होने वाली मौतों की संख्या कम होने के बावजूद इनसे पूरे देश का नुकसान होता है। इसलिए सीधी तुलना संभव नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्यार से होने वाली मौतों को नजरअंदाज कर दिया जाए। ये समाज में बदलाव का एक सूचक है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने साझा बयान जारी किया। मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ बांग्लादेश के रुख की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद से मिलकर लड़ना होगा। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना फर्म रिजॉल्व इन डीलिंग विद टेररिज्म। हर गवर्नमेंट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। भारत और बांग्लादेश के बीच आज डिफेंस, सिक्योरिटी और सिविल न्यूक्लियर सेक्टर से जुड़े 22 समझौते भी हुए। इन समझौतों में दोनों देशों के बीच बस और ट्रेन सेवा भी शामिल है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश को $50 करोड़ कर्ज भी देगा। I would like to sincerely thank Prime Minister Modi for his dynamism and innovative ideas, which are not only taking India forward rapidly but also add much value to our bilateral relations. इससे पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शेख हसीना ने राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे के मौके पर 1971 के युद्ध में शामिल हुए सैनिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सैनिकों के परिवार को सम्मानित किया। इस मौके पर मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि भारत सभी पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन दुख की बात यह है कि दक्षिण एशिया में एक ऐसी सोच है जो कि आतंकवाद की पोषक है। दक्षिण एशिया में एक मानसिकता है, ऐसी सोच
जो कि आतंकवाद की प्रेरणा तथा उसकी पोषक है। इस मौके पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उनके पिता को बचाने वाले भारतीय मेजर अशोक तारा और उनकी पत्नी से भी मुलाकात की। 1971 के युद्ध में मेजर तारा ने बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की जान बचाई थी, साथ ही उन्हें जेल जाने से भी बचाया था। दरअसल 1971 के युद्ध के दौरान शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को वहां की सेना ने बंधक बना लिया था। इस बात की जानकारी जब 14 गार्ड में तैनात मेजर अशोक तारा को हुई तो उन्होंने तुरंत इस मामले में कार्रवाई करते हुए उन्हें आजाद कराया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने पीएम के न्यू इंडिया विजन के लिए अपने विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साझा किए। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बताया कि देश में दो तरह की सोच है, एक सोच है इंडिया, दूसरी सोच है भारत। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के मुताबिक देश की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी 80% है, लेकिन इनकी सत्ता में सिर्फ 20% है, जबकि समृद्ध इंडिया की आबादी 20% है, लेकिन इनका वर्चस्व 80% है। ऐसे में इस असंतुलन को दूर करने के लिए इंडिया के विज्ञान को भारत के आध्यात्म से, इंडिया की सोच को भारत की संस्कृति से, इंडिया की व्यावहारिकता को भारत की परंपराओं से, इंडिया की तकनीक को भारतीयों की मेहनत से जोड़ने पर भारत का उदय होगा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब भारत और इंडिया दोनों मिलकर कोशिश करेंगे, यानी भारत और इंडिया की जुगलबंदी पूरी दुनिया में देश को नई पहचान देगी। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सुराज के लिए इंडिया और भारत को मिलकर चलना जरूरी बताया है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर जारी विवाद को के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटी सोच का नतीजा बताया। योगी ने लखनऊ में राजभवन में द गवर्नर्स गाइड किताब के विमोचन के मौके पर कहा कि वंदे मातरम का विरोध संकीर्ण सोच का नतीजा है। हम इस देश को 21वीं सदी में आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन विवाद का विषय ये है कि हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाएंगे कि नहीं गाएंगे। ये सचमुच चिंता का विषय है और कहीं न कहीं संकीर्णताओं से उभरने के लिए भी हम सबको एक मार्ग तलाशना होगा। योगी ने कहा कि देश के हर नागरिक को अधिकारों के साथ कर्तव्य का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि नागरिकों को कर्तव्यों के लिए गाइड करने के लिए अब किताब की जरूरत है। इस देश के प्रत्येक नागरिक को भी उसके कर्तव्यों के प्रति हम गाइड करने के लिए कोई पुस्तक समय पर ला सकें, इसकी अत्यंत आवश्यकता है। एबीवीपी ने जम्मू यूनिवर्सिटी में चल रही इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के दौरान कश्मीर के कुछ छात्रों पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया है। एबीवीपी की स्टूडेंट विंग ने यूनिवर्सिटी में चल रही फुटबॉल मैच को रोक दिया और माफी नहीं मांगे जाने तक विरोध जारी रखने की घोषणा की। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आर.डी. शर्मा ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। हालांकि चैंपियनशिप के आयोजकों ने राष्ट्रगान के अपमान के आरोपों से इनकार किया है। कि स्टूडेंट में स्पोर्ट्समैनशिप होती है, वो स्पोर्ट्समैनशिप के हिसाब से रिस्पेक्टफुली खड़े थे, रिस्पेक्टफुली उन्होंने नेशनल एंथम का आदर किया है। रूट्स इन कश्मीर के को-फाउंडर सुशील पंडित ने यूनिवर्सिटी में जारी तनाव को चिंताजनक बताया है कि सरकारें इस पर चुप्पी साधे बैठी हैं और इसकी अनदेखी कर रही हैं। ये एक चेतावनी है, ऐसी हर खबर एक चेतावनी है। कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले जवानों की मदद के लिए भारत के वीर नाम के वेब पोर्टल और ऐप को दिल्ली में लॉन्च करेंगे। इस मौके पर अभिनेता अक्षय कुमार भी मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार को शहीदों की मदद के लिए पोर्टल और ऐप का आइडिया अक्षय ने ही दिया था। जब शहीद होते हैं तो गवर्नमेंट तो पैसा देती है जितना देती है, लेकिन मैं एज ए सिविलियन मैं देता हूँ, मतलब मेरे साथ बहुत सारे और भी लोग थे जो देना चाहते हैं। तो ये ऐप जो बन रहा है ये आप लोगों के लिए बन रहा है। वेब पोर्टल भारत के वीर और ऐप में शहीद जवानों की जानकारी रहेगी और परिवार के किसी सदस्य का खाता नंबर भी होगा। अक्षय ने ही कहा था कि सरकार शहीद और घायल जवानों की जानकारी ऑनलाइन दे ताकि लोग उनकी आराम से आर्थिक मदद कर सकें। देश के मुख्य न्यायाधीश ने चुनाव सुधार को लेकर बड़ी नसीहत दी है। चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर ने सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने चुनावी घोषणा पत्र के प्रति जवाबदेह बनने को कहा है। चुनाव में आर्थिक सुधार मुद्दे पर आयोजित एक सेमिनार में चीफ जस्टिस ने कहा कि आजकल चुनावी घोषणा पत्र महज कागज के टुकड़े बनकर रह गए हैं। Electoral promises
routinely remain unfulfilled. The reasons for this gap between electoral promises and its fulfillment does not become an electoral issue. 2014 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में इस बात का संकेत नहीं था कि वो सत्ता में आने पर चुनाव सुधार और आर्थिक सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। ओडिशा के भद्रक जिले में दो गुटों के बीच तनाव के बाद कर्फ्यू जारी है। हिंसा को काबू करने पहुंची पुलिस की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों को आग लगा दी, जिसके बाद स्थिति को काबू करने के लिए शहर में 1100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। ओडिशा के गृह सचिव और डीजीपी ने भद्रक में डेरा डाला है। हिंसा फैलाने के आरोप में 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री हंसराज अहीर ने हालात काबू में होने का दावा किया है। कुल मिला के अभी जो जानकारी ली हम लोगों ने, तो उसमें स्थिति नियंत्रण में है। फिर भी कल सुबह तक वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसी वहाँ से हमें स्टेट गवर्नमेंट से जानकारी मिली है। सोशल मीडिया पर हिंदू देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद गुरुवार को भद्रक में तनाव शुरू हुआ था।